मुझे एक घर ड्राइवर की नौकरी मिल गई। घर में सिर्फ मालिक, मालकिन और उनकी बेटी थी। मैं मालिक की बेटी का ड्राइवर था। मालिक की बेटी एक बड़ी कंपनी की मालिक थी और मैं उसकी गाड़ी चलाता था। 2 महीने के लिए मालिक और उनकी पत्नी मुंबई चले गए। अब बस उनकी बेटी और मैं घर में अकेले थे, लेकिन उसे समय मेरा सर चकरा गया जब आधी रात को मालिक की बेटी ने अपने कमरे में बुलाकर मेरे साथ, मेरा नाम मुकेश है और मध्य प्रदेश के एक गांव का रहने वाला हूं। नौकरी की वजह से मैं गुड़गांव आ गया और कोई हुनर न होने की वजह से सड़कों पर मारा मारा फिरने लगा था। तभी मेरे एक दोस्त ने मुझ पर रहम खाया और मुझे गाड़ी चलाना सिखा दिया। उसी दोस्त के कारण से मुझे एक घर में ड्राइवर की नौकरी मिल गई। घर में सिर्फ मालिक, मालकिन और उनकी एक बेटी थी। उनकी एक बहुत बड़ी कंपनी की मालिक थी। मैं उनका ड्राइवर था। मेरा नाम मुकेश है और मध्य प्रदेश के एक गांव का रहने वाला हूं। नौकरी की वजह से मैं गुड़गांव आ गया और कोई हुनर न होने की वजह से सड़कों पर मारा माना फिरने लगा था। तभी मेरे एक दोस्त ने मुझ पर रहम खाया और मुझे गाड़ी चलाना सिखा दिया। उसी दोस्त के कारण से मुझे एक घर में ड्राइवर की नौकरी मिल गई। घर में सिर्फ मालिक, मालकिन और उनकी एक बेटी थी। उनकी बेटी एक बहुत बड़ी कंपनी की मालिक थी। मैं उनका ड्राइवर था। रोज़ सुबह ऑफिस छोड़ता और वापस घर लाता था। अक्सर वह शाम को अपने दोस्तों के वहाँ चली जाती थी, तो उसे ले जाने और लाने का काम मेरा ही रहता था। एक गांव वाला होने की वजह से मैं सबकी बहुत इज्जत करता था। मैंने कभी मालिक की बेटी की तरफ नज़र उठाकर भी नहीं देखा था। मालिक की बेटी का नाम रूही था और वह एक खूबसूरत लड़की थी, लेकिन मैं हमेशा ही नज़र झुकाकर उससे बात करता। मेरे लिए तो मेरे मालिक और मालकिन एहसानमंद लोग थे, जिन्होंने मुझे काम देकर मेरी मुश्किल आसान कर दी थी। मैं मालिक और मालकिन को बहुत ज़्यादा सम्मान देता था, क्योंकि यह दोनों ही बहुत अच्छे थे। रूही रास्ते पर मुझसे बातें करती थी और मुझे बहुत सारी बातें बताती थी, लेकिन मैं सर हिलाने के अलावा कोई जवाब नहीं देता था। वह बहुत तेज़ थी और ऑफिस का काम बड़ी लगन और मेहनत से करती थी और उसके पापा उससे भरोसा करते थे। रूही सोने का चम्मच लेकर पैदा हुई थी। मालिक उनकी बात मान लेते थे। रूही ने नई गाड़ी की फरमाइश की तो मालिक ने तुरंत उसे नई गाड़ी खरीद कर दे दी। रूही मुझसे कहने लगी कि देखो, मैंने तुम्हारे लिए नई गाड़ी खरीद कर दे दी। उनकी बात सुनकर मैं मुस्कुराता हुआ दिया। वह बातों बातों में मुझे हमेशा परेशान करती रहती थी और हमेशा मेरे साथ बात करने की सोचती थी, लेकिन मैं हमेशा अपनी हद में ही रहता था। लेकिन मैं कहीं ना कहीं उसको पसंद भी किया करता था। रूही जब भी मार्केट जाती थी तो मेरे लिए भी उसे मालूम था कि मेरी बहन की शादी होने वाली है। मेरी बहन के लिए भी कुछ न कुछ खरीद कर दिया करती थी। उसकी शादी के लिए गांव भिजवा दो। मैं उनकी आदत और व्यवहार बहुत अच्छे से जानता था। मुझे क्या पता था कि यही रूही एक दिन मेरे किरदार पर उंगली उठाएगी। छोटी सी उम्र में ही रूही को एक लड़के से प्यार हो गया था। रूही गाड़ी में अक्सर फ़ोन पर अपने दोस्तों से बात किया करती थी और उनके बीच उनके बॉयफ्रेंड का भी कहीं ना कहीं नाम आता था, लेकिन मैं कभी भी उनकी बात सुनने की कोशिश ना करता, क्योंकि जब वह अपने दोस्तों से अपने बॉयफ्रेंड के बारे में बात करती थी तो मुझे बुरा लगता था और अंदर ही अंदर बहुत जलन होती थी। इसलिए मैं अपना ध्यान इधर उधर लगाए रखता था। गर्मियों के दिन तभी मालिक और मालकिन को दूसरे शहर जाना पड़ा, क्योंकि मालकिन का बड़ा भाई मुंबई में रहता था और उनके बेटे की शादी थी और वह उस समय अपनी बहन को अपने पास देखना चाहते थे। रूही के सर पर ज़्यादा काम होने की वजह से रूही को यहीं पर छोड़ गए थे। मालिक ने जाते जाते मुझे यह जिम्मेदारी दे दी कि मैं रूही को वापस ले जाने का काम पूरी जिम्मेदारी से करूं और उसका ख्याल रखूं, क्योंकि मुझे मालिक के साथ साथ काम करते हुए 5 साल होने वाले थे। इसलिए वह मुझ में बहुत ज़्यादा विश्वास करते थे। मालिक को ये अच्छी तरह से पता था कि मैंने कभी रूही को नज़र उठाकर भी नहीं देखा था। मालिक और उनकी पत्नी मुंबई चले गए और मैं अपनी जिम्मेदारियां निभाने में अच्छे से लग गया।
कुछ ही दिन बाद में मेरी बड़ी बहन की शादी थी और मुझे बहुत पैसे की ज़रूरत थी। मैं रूही को ऑफिस छोड़कर पास में ही एक मैकेनिक की दुकान पर बैठ जाता और काम सीखता था ताकि खाली समय में वहाँ काम कर सकूँ, क्योंकि मालिक के यहाँ से 6 बजे ही मुझे छुट्टी मिल जाती थी और मैं चाहता था कि मैं यहाँ बैठकर काम करूँ ताकि जल्दी से जल्दी पैसा मिल सके और बहन के शादी के लिए गांव भेजवा सकूँ। जितने दिन मालिक शहर गए हुए थे तब से मालकिन जल्दी घर आ जाती थी और मुझे जल्दी छुट्टी मिल जाती थी। देखते ही देखते 1 महीना बीत चुका था और मालकिन के भाई के बेटे की शादी हो चुकी थी। एक दिन रूही ने रात को फ़ोन किया और कहा कि मेरी तबीयत ठीक नहीं है, इसलिए मैं वहाँ जाऊँ, शायद उन्हें डॉक्टर के पास जाना पड़े। मैं यह बात सुनकर बहुत परेशान हो गया था। रात के इस वक्त मेरा घर के अंदर जाना ठीक नहीं लग रहा था, लेकिन इस हालत में मैं रूही को अकेले नहीं छोड़ सकता था। रूही इस हालात में अपने मम्मी पापा को याद कर रही थी। मैं पूरी रात उनके साथ ही रहा था क्योंकि रूही पूरी रात बुखार से तप रही थी। सुबह तक उनकी हालत कुछ अच्छी हुई तो मैं वापस अपने कमरे में आ गया। उसी दिन से रूही की तबीयत ठीक नहीं रहती थी। वह कोई सी रहने लगी थी। मुझे लगा कि शायद वह अपने मम्मी पापा से दूर रहने के कारण परेशान है, लेकिन मुझे क्या खबर थी कि हकीकत क्या है। मालिक और उनकी पत्नी ने 2 महीने मुंबई में बिताए और पूरे 2 महीने बाद में वो दोनों घर आए। मैं बहुत खुश हुआ, लेकिन मालिक को देखकर मेरे कदमों तले ज़मीन निकल गई, क्योंकि उनके हाथ में एक बड़ा सा डंडा था और वह मुझे उससे पीटने लगे। मुझे गंदी गालियाँ देते जा रहे थे और मारते जा रहे थे। मुझे समझ नहीं आ रहा था कि मुझसे ऐसी क्या गलती हो गई है कि मालिक इतना गुस्सा है। वह मेरी बात सुनने को तैयार नहीं थे। जब मुझे पूरी बात पता चली तो मुझे ऐसा लगा कि जैसे मेरे ऊपर आसमान गिरा हो। रूही ने मुझ पर यह इल्ज़ाम लगाया कि मैंने उनके साथ ज़बरदस्ती की है और उनके साथ रात गुजारी है और वह अब पेट से है, और उन्हें यह बात डर के कारण फ़ोन पर अपने मम्मी पापा को नहीं बताई, क्योंकि मैं उन्हें कोई नुकसान ना पहुंचा दूं। मैं रूही की तरफ देखे जा रहा था कि वह कैसे झूठ पर झूठ बोले जा रही थी। मैं तो रूही को बहुत ही सीधा साधा समझता था, लेकिन उसने तो मेरे ही किरदार पर उंगली उठा दी। मालिक मेरी बात सुनने को तैयार नहीं थे और रूही अपने झूठ से पीछे हटने को तैयार नहीं थी। वह कह रही थी कि जिस दिन शादी थी उसका उसी रात मेरी तबीयत ठीक नहीं थी और मैंने मुकेश को अपने कमरे में बुलाया था ताकि डॉक्टर को बुला सके, लेकिन उसने मेरे साथ ज़बरदस्ती की। मालिक ने पुलिस को बुलाकर मुझको जेल डलवाने की बात की थी, लेकिन रूही ने उनको रोक दिया और कहा कि ऐसा करने पर उनकी इज्जत पर सवाल उठेगा। रूही के पिता मुझे नौकरी से निकाल चुके थे और मैं बहुत परेशान था। मेरे पास करने को कोई दूसरा काम नहीं था और मुझे इतनी जल्दी दूसरी नौकरी भी नहीं मिली, और मेरी बहन की शादी सर पर आ गई थी। मैं मालिक के दिए हुए कमरे में रहता था। अब मेरे पास रहने के लिए भी कोई जगह नहीं थी, इसलिए मैं दोबारा मालिक के घर गया और उन्हें अपनी बेगुनाही का यकीन दिलाना चाहा, लेकिन उन्होंने मेरे सामने ऐसी शर्त रखी कि मेरे होश उड़ गए। मालिक ने मुझसे कहा कि मैं रूही से 1 साल के लिए शादी कर लूं। जब बच्चा पैदा हो जाएगा तो तुम इसे घर छोड़कर चले जाना। हमने बच्चा गिराने की बहुत कोशिश की है, लेकिन सभी डॉक्टरों ने यही कहा है कि ऐसा करने पर रूही की मौत हो सकती है और मैं रूही को खो नहीं सकता। रूही के बॉयफ्रेंड ने भी उससे शादी करने के लिए मना कर दिया है और उसे छोड़कर चला गया है। इससे पहले कि दुनिया में हमारी बदनामी हो, हम रूही को तुम्हारे साथ विदा कर देंगे और तुम इसे अपने गांव ले जाना। हम सबसे कह देंगे कि रूही तुमसे प्यार करती थी और तुमसे शादी करना चाहती थी। जब बच्चा हो जाएगा तो तुम रूही को वापस छोड़ जाना। मैं जानता था कि ये बच्चा मेरा नहीं है और रूही ने झूठ बोला है, लेकिन इसके अलावा भी मैं राज़ी हो गया क्योंकि मुझे मेरी बहन के लिए पैसे चाहिए थे और कितने पैसे मुझे मालिक ही दे सकते थे। इसलिए मैंने हामी भर ली और रूही को अपने गांव ले गया। रूही बहुत खामोश थी और मैंने भी रास्ते भर
उससे बात नहीं की। गांव में रूही को देखकर मेरी माँ और घर वाले हैरान हो गए और जब मैंने अपनी माँ को बताया कि मैंने शादी कर ली है तो मेरी माँ हैरान रह गई और मुझसे कहा कि इतनी बड़ी बात तूने मुझसे नहीं बताई। शादी को लेकर मेरे कितने सपने थे, लेकिन रूही को देखकर वह खुश हो गई। रूही बहुत खूबसूरत थी और इतनी प्यारी और कम उम्र की लड़की देखकर मेरी माँ खुश हो गई और रूही को मेरे कमरे में ले गई और गांव की औरतों के जैसे उसे सजाने लगी। मैं बहन की शादी का इंतजाम करने लगा और रात को जब अपने कमरे में आया तो रूही मेरे बिस्तर पर दुल्हन बनकर बैठी थी। मुझे उसे देखते ही रह गया था क्योंकि वह बिल्कुल परी सी लग रही थी। मैं पहले ही नज़र में अपनी बीवी पर दिल हार बैठा था, लेकिन मैं कैसे भूल सकता था कि यह वही बीवी है जिसने मुझ पर इल्ज़ाम लगाया था। मैं उसके बिस्तर पर आकर बैठा तो वह डर से कांपने लगी। वह अच्छे से जानती थी कि उसने किस तरह से मुझसे शादी की है। मैं उससे कुछ कहता उससे पहले ही वह रोने लगी और मुझसे माफ़ी मांगने लगी और मेरे पैरों में बैठ गई। उसके आंसू मेरे दिल पर जाकर गिर रहे क्योंकि मैं उसे पसंद करता था। रूही रोते हुए कहने लगी कि उसने मुझे पर जो इल्ज़ाम लगाया है वह इसके लिए बहुत शर्मिंदा है और अपनी गलती का पूरा एहसास है, लेकिन उसने यह सब मुझे बदनाम करने के लिए नहीं किया था बल्कि मजबूरी में किया था। मैंने बड़े प्यार वाली निगाहों से रूही को देखा और साफ साफ कह दिया कि तूने कितनी ही मजबूरी में क्यों ना किया हो, लेकिन मेरी इज्जत तो दो कौड़ी की भी नहीं रही। तुम अपने गुनाहों को मेरे सर पर थोप कर आज़ाद हो गई हो और मैं बेगुनाह हो गया, अपने मालिक की नज़रों में गिर गया हूँ। मैं चाहकर भी तुम्हें माफ़ नहीं कर पाऊँगा, लेकिन मैं इतना कमज़ोर नहीं कि अपनी बहन की शादी में आई औरत के साथ ज़्यादती करूँ। इसलिए तुम इस कमरे में आसानी से रह सकती हो और किसी भी चीज़ की तुम्हें कोई तकलीफ़ नहीं होगी। और जब अपने पाप को इस दुनिया में ले आओ तो तुम यहाँ से जाने के लिए भी आज़ाद हो, बल्कि मैं तुम और तुम्हारे बच्चे को तुम्हारे घर छोड़ आऊँगा। मैंने अपने पैरों में से रूही को उठाया और बिस्तर पर बैठाते हुए कमरे से बाहर निकलने लगा। तभी रूही की बातों ने मेरे कदमों को रोक दिया और कहने लगी कि मैंने कोई पाप नहीं किया और ना ही मैं इसका इंतज़ार कर रही हूँ और ना ही मैंने तुम्हें अपने मालिक की नज़रों में गिराया है। आपके मालिक तो आपसे बहुत प्यार करते हैं और आप सबसे ज़्यादा विश्वास करते हैं, इसलिए आपके मालिक ने अपनी सबसे कीमती चीज़ आपको दे दी है। और उनको कहा कि मैं शादी के बाद सारी सच्चाई आपको बता दूं। रूही की बातों ने मुझे हैरान कर दिया और मैं पलट कर रूही की तरफ देखने लगा जहां मासूमियत छाई हुई थी। वह एक 19 साल की मासूम सी लड़की थी जो ना जाने किस हालत में थी। रूही ने कहा कि वह पेट से नहीं है बल्कि उसके पापा ने उससे झूठ बोला है। उसके पिता ने यह सब मजबूरी में किया है क्योंकि वह अपनी बेटी की जान बचाना चाहते थे। रूही ने मेरे करीब आकर मेरे हाथ पकड़ लिया और मुझे लेकर बिस्तर पर बैठ गई। रूही बहुत ही धीमी आवाज़ में अपनी सच्चाई बताने रही थी। मैं चुपचाप उसकी बातें सुन रहा था। रूही कहने लगी कि मेरे पापा के दोस्त ने अपने बेटे का रिश्ता बचपन में ही उसके लिए मांगा था। पापा के दोस्त और उसकी पत्नी बहुत अच्छे थे, इसलिए रूही के पिता ने उसकी मंगनी अपने दोस्त के बेटे से करवा दी। लेकिन वक्त गुजरने के साथ साथ रूही के पिता को अपनी गलती का एहसास हुआ क्योंकि रूही का मंगेतर कबीर अपने माँ बाप का इकलौता बेटा होने की वजह से बिगड़ चुका था। उसके पास ना पैसे की कमी थी और ना ही उसे कोई रोकने वाला था। उसके पापा उसे किसी भी तरह गलत बात पर रोकते नहीं थे और मैं जिससे प्यार करती थी, पापा उसकी शादी मेरे से होने नहीं देना चाहते थे क्योंकि वह मुझ में सिर्फ मेरे पैसे के लिए शादी करना चाहता था। मुझे नहीं पता था कि वह मेरे साथ ऐसा करेगा। मैंने मेरे पापा के सामने सर झुका दिया और कहा कि जहां आप शादी करवाओगे मैं वहीं शादी कर लूँगी। कबीर जैसे जैसे बड़ा होता गया वह और ज़्यादा बिगड़ता गया। अब कबीर कोई अच्छा लड़का नहीं था। जब पापा मुंबई गए हुए थे, कबीर ने कई बार उसके साथ बदतमीजी करने की कोशिश की थी और एक बार तो नशे की हालत में वह घर आ गया और मेरे साथ ज़्यादती करने की कोशिश करने लगा। उस समय मैंने अपने आप को कमरे में बंद करके बचा लिया। जब मैंने उसको रोका तो उसने कहा कि अब मेरी तुम्हारे साथ शादी होने वाली है, इसलिए मेरा पूरा हक है कि मैं जो चाहूँ कर सकता हूँ। और एक रात उसके अकेले होने का
फ़ायदा उठाने लगा। उसे एक रात पहले भी उसने अपने दोस्तों के साथ मिलकर मेरे साथ ज़्यादती करने की कोशिश की थी। इसी कारण डर की वजह से उसे बुखार हो गया था और उसे समझ में नहीं आ रहा था कि वह बचाव के लिए क्या करे, क्योंकि उसे डर था कि कहीं कबीर फिर से उसके अकेलेपन का फ़ायदा उठा उसके घर में ना घुस जाए। इसलिए मैंने तुम्हें अपने पास बैठा कर रखा। रूही कबीर से ज़्यादा मुझ में विश्वास करती थी। उसने माँ बाप के वापस आते ही एक एक बात अपने बाप को बताई। उसके पिता ने कबीर के पिता को कहा कि वह अपने बेटे को समझाए, जबकि रूही से शादी करनी है तो इस तरह की हरकतें करने की क्या ज़रूरत है। लेकिन कबीर के पिता ने यह कहकर बात ख़त्म कर दी कि वह एक नौजवान है और जोश में आकर होश खो बैठा होगा। बच्चे हैं, थोड़ी बहुत हंसी मजाक तो करते होंगे। क्या रूही अपने होने वाले जीवन साथी के साथ कुछ वक्त भी नहीं बिता सकती? रूही कहने लगी। तभी पापा को एहसास हुआ कि उन्होंने कितनी बड़ी गलती की है, क्योंकि कबीर के इतने बिगड़ने का कारण कोई और नहीं बल्कि उसके पिता है। वह तो शादी के बाद भी ऐसी घटिया हरकतें कर सकता है। मेरे पापा ने उसके वक्त मेरा कबीर के साथ रिश्ता ख़त्म कर दिया तो कबीर धमकियों पर उतर गया और कहने लगा कि वह मुझे नहीं छोड़ेगा। पापा मुझे लेकर बहुत परेशान थे। तभी बाहर गाड़ी साफ करते हुए तुमने देखा। मैंने पापा को यह भी बताया था कि जिस दिन मेरी तबीयत खराब हुई थी उसी समय तुमने मेरी बहुत ख्याल रखा था। पापा को पता चल गया कि तुम एक बहुत अच्छे इंसान हो। इसलिए पापा ने फैसला किया कि मेरी शादी तुमसे करवा देंगे और कबीर से हमेशा के लिए पीछा छुड़वा देंगे। लेकिन कबीर ये शादी इतनी आसानी से नहीं होने दे सकता था। इसलिए पापा ने ये बात अपने दोस्त को बताई कि तुमने मेरी इज्जत पर हमला किया है और मैं अब पेट से हूँ। तब पापा के दोस्त ने खुद ही रिश्ता तोड़ दिया, क्योंकि वह इज्जतदार लोग ऐसी लड़की को अपनी बहू नहीं बना सकते थे जो शादी से पहले ही पेट से हो चुकी हो। पापा पहले ही दिन तुम्हें सारी हकीकत बता देना चाहते थे, लेकिन पापा को यह डर था कि अगर तुमने मना कर दिया तो वह क्या करेंगे। इसलिए पापा ने तुम्हें देखते ही जानबूझकर मारना शुरू कर दिया था और तुम पर गलत आरोप लगा दिया और नौकरी से बाहर निकाल दिया, क्योंकि वह जानते थे कि तुम्हारे को पैसे बहुत ज़रूरी है। पापा को यकीन था कि तुम खुद ही पलट कर वापस आओगे और तुम्हारे सामने यह शर्त रख देंगे। पापा की यह तरकीब काम कर गई और जब तुम्हारे शहर में कोई और ठिकाना ना मिला तो तुम वापस पापा के पास आ गए और पापा ने शादी की बात रख दी, अपनी अपनी तकलीफ दूर कर दी। पापा ने मुझे विदा करके तुम्हारे साथ गांव भेज दिया ताकि उनका बेटा मुझ पर हमला न कर सके। पापा जानते थे कि तुम बहुत अच्छे इंसान हो और तुम मेरा बहुत अच्छे से ख्याल रखोगे। तुम चाहो तो मैं यह बात साबित कर सकती हूँ कि मैं पेट से नहीं हूँ और ना ही किसी ने कभी मुझे हाथ लगाया है। बहुत मजबूरी में पापा ने मुझे तुम्हारे हवाले किया है और मैंने अपने दिल से तुम्हारे साथ शादी की है, क्योंकि मैं खुद ही तुम्हारी अच्छाई की दीवानी हूँ। हो सके तो मुझे और मेरे पापा को बस एक झूठ के लिए माफ़ कर दो। रूही की आंखों से आंसू टपक रहे थे और मैंने उसकी आंखों में एक बाप बेटी की बेबसी देखी थी। मैंने रूही को अपने गले लगा लिया। वह बहुत ही प्यारी लड़की थी जिसे शायद भगवान ने मेरे नसीब में लिखी थी। मेरे माँ ने मेरी बहन के साथ साथ मेरी शादी की रस्मों की तैयारी शुरू कर दी। मैं अपनी बीवी को गांव की औरतों की तरह सजते संवरते देखकर बहुत खुश हो रहा था। रूही ने अपने पापा को फ़ोन करके बता दिया कि यहाँ हमारी शादी की रस्में हो रही है, तो रूही के मम्मी पापा भी शादी में शामिल होने के लिए गांव चले आए और शादी में शामिल हो गए। मालिक ने गांव आते ही हाथ जोड़कर मुझसे माफ़ी मांगी, लेकिन मैं तो पहले से ही उन्हें माफ़ कर चुका था, क्योंकि मैं खुद एक बहन का भाई था और मुझे अच्छी तरह से पता था कि कोई भी भाई या बाप अपनी बहन या बेटी की शादी किसी ऐसे आदमी से नहीं कर सकता जो बहुत ही बदतमीज हो और बिगड़ा हुआ हो। यह बात तो मुझे अच्छी तरह समझ में आ गई थी कि अपनों बच्चों के भविष्य की बात बचपन में ही नहीं करनी चाहिए, क्योंकि बड़े होकर वह न जाने कौन सा रास्ता चुने, फिर उनके दिल में कोई और की मोहब्बत बस जाए। आप इस बात का पता नहीं लगा सकते और आपकी बहन या बेटी इतनी सस्ती नहीं होती कि आप उसका रिश्ता ऐसे आदमी के साथ कर दें
जो बहुत ही बदतमीज़ हो और बिगड़ा हुआ हो और उसका बिल्कुल भी ख्याल नहीं रखे। इसी प्रकार की कहानियाँ देखने के लिए मेरे चैनल को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।